इस बंदे को प्रॉब्लम हो, वो अपने बिल्स ना पे कर सकता हो या उस पर रेड लाइन लग गई हो, तो उसको चाहिए कि फौरी तौर पे मेरे से कांटेक्ट करे। और जी 50 साल बाद अगर मैं देखूँ तो मुझे तो सिर्फ लॉस नज़र आता है। आई मूव टू पाकिस्तान इन 1992। ये एक्चुअली ये फैसला मेरी बीवी का था, मेरा नहीं था। बच्चे बड़ों की इज्जत नहीं करते ना, जब वो बूढ़े होते हैं उनका ख्याल नहीं करते, और मैंने काम किया उनके साथ और रोना निकलता था। एक मुसलमान के तौर पे कुछ हमें यहाँ पे ऐसी प्रॉब्लम्स हैं ऐसे रहने में स्वीडन। आप कभी किसी पाकिस्तानी सियासी जमात का हिस्सा रहे हैं? सर एक वाक़या तो आपसे शेयर करता हूँ जिसको कहते हैं सर मुंडाते ही औले पड़े। अच्छा। जिस वक्त मैं स्वीडन एंटर हुआ ना, असूल तो यह है कि आप यहाँ अगर आते हैं तो सर मेरा ज़्यादा शौक नेचर फोटोग्राफी का ही है। ठीक। इसमें एक आसानी रहती है। स्वीडन के दारुल हुकूमत स्टॉकहोम से आरिफ कसाना का सलाम कबूल कीजिए। आज आपकी मुलाकात एक बहुत ही अहम शख्सियत से करवा रहे हैं। वो हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं। तकरीबन 50 साल से वो स्वीडन में रह रहे हैं। बुनियादी तौर पे वो अकाउंट्स, डेबिट्स और क्रेडिट के शोबा के एक्सपर्ट हैं, लेकिन साथ ही जो है वो मुआशी अमूर जो हैं उनके बारे पे भी उनकी बहुत सी गहरी नज़र है। स्वीडन में बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो बैंक से कर्ज़ा लेना चाहते हैं, बैंक उनको कर्ज़ा नहीं देता है, या किसी पे जो है वो रेड मार्किंग आ जाती है। उनके बहुत सी इस तरह से मसाइल हैं, उनके हवाले से गुफ्तगू करेंगे। फिर उनका जो 50 साल का यहाँ का स्वीडन का सफ़र है उसके बारे में उनसे पूछेंगे। 50 साल पहले स्वीडन कैसा था, फिर वो लाहौर जैसे शहर से वो यहाँ स्टॉकहोम आए, कुछ लाहौर की यादें उनके साथ जो है वो हम ताज़ा करेंगे। और इसके अलावा उन्हें जो है फ़ोटोग्राफ़ी उसका भी उन्हें बहुत शौक़ है, उसके वो बहुत एक्सपर्ट हैं, तो उस हवाले से भी थोड़ी सी गुफ्तगू होगी। तो आइए जनाब मुलाकात करते हैं मियाँ ज़ीशान साहब से। जी अस्सलाम वालेकुम जनाब मियाँ ज़ीशान साहब। वालेकुम सलाम जनाब, बड़ी खुशी हुई आपसे मिल के। जनाब बहुत शुक्रिया, आपने अपनी मसरूफियात में से वक्त दिया, और हमारे बहुत से जो लोग हैं वो मुझे उम्मीद है कि आज के इस इंटरव्यू से जो है वो बहुत मुस्तफ़ीज़ होंगे। सबसे पहले मुझे आप बताइए कि आप स्वीडन कब आए थे? So Sweden in 1974, it was a long time ago. 1974, तकरीबन 50 साल होने वाले। तकरीबन 50 साल होने वाले हैं जी हाँ। अच्छा, आप पाकिस्तान में आपका ताल्लुक लाहौर से है? जी जी। और 1974 में स्वीडन को इतना पॉपुलर कंट्री नहीं था पाकिस्तान में, तो स्वीडन आने का ख्याल कैसे आया आपको? तो जी पॉपुलैरिटी का तो यह हाल था स्वीडन की कि बहुत सारे दोस्तों जब मैंने बताया कि मैं स्वीडन चले हैं, कहते हैं यार सूडान चले हैं, उत्थे तो बड़ी गर्मी होती है। नहीं हो, स्वीडन आने की वजह ये थी कि मेरे जो मामू हैं ना बड़े जी, वो यहाँ पे होते थे। अच्छा ठीक है। तो उन्होंने ही बुलाया, अरेंज किया सारा। अच्छा अच्छा, इतना तकरीबन 50 साल का अरसा हो चला आपको यहाँ स्वीडन आए हुए। लाहौर कितना याद आता है आपको यहाँ पे? लाहौर तो बहुत याद आता है, लेकिन जो आजकल लाहौर के हालात हैं जो हम टीवी पे देखते हैं उसके बाद थोड़ा सा आदमी डिसहार्ट हो जाता है। क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं जी लाहौर का आदमी दुनिया में जहाँ भी चला जाए उसको लाहौर जो है उसकी मोहब्बत जो है वो भूल नहीं सकता। सर बात आपकी ठीक है, और ये एक मैं ऐसा एक्सपीरियंस कर चुका हूँ लाहौर जाने का यहाँ से। अच्छा। आई स्पेंड अबाउट 4 years इन पाकिस्तान। जी। उसके बाद वो कहते हैं ना कि सारे चाल आ गए हैं तो वो हुआ है। अच्छा, अब स्वीडन पे तो हम बात करते हैं, अभी आपने लाहौर की बात की, 50 साल पहले का लाहौर, आप मतलब आप अंदरून लाहौर के रहने वाले हैं? नहीं जी, मैं बागवानपुरा का रहने वाला हूँ। बागवानपुरा बस वही हो गया कि जो लाहौर जो सकाफती कल्चर जो सर्कल लाहौर का सर्कल के अंदर आता है वो। जी हाँ। 50 साल पहले के लाहौर और आज के लाहौर में भी आपको कुछ फ़र्क फील हुआ हो? ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अगर आप ज्योग्राफी देखें तो अब मैं पाकिस्तान जाऊं तो मैं पहचानता ही नहीं हूँ उस जगह को। अच्छा। कि ये वही लाहौर है। और उसके अलावा अगर आप देखें तो लोग इतना ज़्यादा बदल गए हैं। हम लोग जो स्वीडन आ गए थे वो नहीं बदले इतना। अच्छा। हमने अपने कल्चर को, अपने आप को उसी तरह ही रखा है जैसे हम थे। हमारी नज़रों में पाकिस्तान चेंज नहीं हुआ। जी जी जी। लेकिन पाकिस्तान तो बहुत आगे बढ़ गया है।
जी। लोग भी बढ़ गए हैं, कल्चर भी चेंज हो गया है। तो हम लोग जाके अपने आप को ना, जो कहते हैं, पहचानते नहीं हैं वहाँ जाके। ये ऐसे ही है। मैं भी जब 2019 में गया तो मैं भी लाहौर को देख के, स्पेशली ये जो जहाँ पे वो अपना बादशाही मस्जिद वाला वो सारा इलाका है, वो इतना डेवलप हो गया कि आदमी बिल्कुल, ढूंढता है कि वो लाहौर कहाँ गया जो हमने बचपन में देखा था। अच्छा, यहाँ स्वीडन आके ज़ाहिर एक स्ट्रगल हर आदमी की होती है, एक तवील स्ट्रगल होती है। इस स्ट्रगल में मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपको कौन सी ऐसी मुश्किलात पेश आई जो हमारे नए आने वाले लोग हैं, या जो अभी स्वीडन आए हैं, स्टूडेंट्स हैं या बाकी लोग हैं, या जो मुस्तकबिल में आना चाहते हैं, उनको भी एक थोड़ा सा आइडिया होगा कि एक नए मुल्क में आके किस तरह की स्ट्रगल आदमी को करना पड़ती है। सच्ची सबसे ज़्यादा तकलीफ़ जो जहाँ पे कि आप किसी भी जगह पे जाते हैं तो आपको होती है कि आप बिल्कुल अकेले होते हैं, आपका कोई दोस्त नहीं है। ठीक है, मेरे मामू थे, लेकिन वो मेरे से उम्र में काफ़ी बड़े थे, वो मेरे दोस्त तो नहीं हो सकते ना। वो तो आप बहुत मिस करते हैं जी, आपका कोई दोस्त है जिसके साथ फारिग टाइम शेयर कर सके। तो ये एक बहुत बड़ी कमी है जो इंसान जो अपने मुल्क से निकलता है, फिर आप अपने बहन भाइयों को, माँ बाप को मिस करते हैं। जब जिस वक्त मैं आया था उस वक्त तो कोई टेलीफोन की सहूलत भी मौजूद नहीं थी, और वो भी बहुत महंगा होगा, मतलब अबाउट 23 क्राउन, जो कि 550 रुपया आजकल के हिसाब से बनता है पर मिनट से प्राइस। अच्छा, यही सवाल अभी मैंने लाहौर का किया। जो 1974 में जो स्टॉकहोम था, स्वीडन था, और आज 2023 में जो स्वीडन और स्टॉकहोम में, इस फ़र्क को आप किस तरह से बयान करेंगे? तो एक छोटी सी एग्जांपल हम लेते हैं कि उस वक्त स्वीडन में शायद 2,500-3 हज़ार पाकिस्तानी थे जब मैं आया हूँ, जी। और आजकल कोई 50,000 के करीब हैं, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। जी। तो होता ही है कि अगर आप कुछ इलाके ऐसे हैं यहाँ पे जहाँ पे काफ़ी पाकिस्तानी रहते हैं, तो आप अगर अंदर उस जगह जाएं तो आपको 4-5 बंदे अस्सलाम वालेकुम कहने वाले, हाथ मिलाने वाले मिल जाते हैं, ठीक, और इससे इंसान को बड़ी खुशी होती है। सही। मतलब आज जैसे यहाँ पे हमारे रेस्टोरेंट्स हैं, मिठाई की दुकानें हैं, बाकी हमारे कल्चरल प्रोग्राम्स वगैरह होते हैं, तो उस ज़माने में तो ज़ाहिर है कि ऐसी चीज़ें जो हैं वो यहाँ पे नहीं होंगी, और खाने पीने की चीज़ भी कम मिलती होंगी। नहीं, जिनका तो वजूद ही नहीं था। बड़े अरसे बाद पता चला जी एक जगह हलाल गोश्त मिलता है बड़ी दूर जाके, अच्छा। वहाँ से जाके लाया करते थे, और बाद में पता चला कि वो भी हलाल नहीं था, वो नाम लेते थे हलाल का। तो ईद वगैरह पे लोग सारे इकट्ठे होते होंगे, किस तरह से ईद मनाते थे उस ज़माने में आप लोग? सर जी, पहली 3-4 ईदें तो पता ही नहीं चला हमें कब गुजर गई, अच्छा, पता ही नहीं चला। पता ही नहीं चला कब गुजरी। वो तो बाद में खत आया कि जी ईद थी, अच्छा। तो खत भी तो 2 हफ्ते बाद मिला करता था। हाँ, सही है। तो अच्छा जी, कर लिया, फ़ोन का तो सवाल कोई नहीं था। अच्छा। हाँ। तो ऐसे ही बस उसके और बाद में ज़ाहिर स्वीडिश ज़बान सीखने में भी वक्त लगता है, वो भी एक ऐसा दौर होता है कि जिसमें कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम्स भी आदमी को आती है। जी हाँ, इस लिहाज से मैं बहुत लकी रहा हूँ कि मुझे मेरे मामू ने फोर्स किया कि जी आप जल्दी से जल्दी ज़ुबान सीखें, ठीक है। और उसके लिए मैंने 3 स्कूल एट टाइम ज्वाइन किए। जी। एक सुबह 8 से 12 तक, फिर 2:30 से 5 बजे तक, और फिर 7 बजे से लेकर रात 9:30 बजे तक। अच्छा, तो आपने पूरा इंटेंसिवली मैंने पढ़ी है, और मैंने 3 महीने के अंदर स्वीडिश बोलनी सीख ली। उसके बाद यूनिवर्सिटी में एडमिशन खुले तो मैंने यूनिवर्सिटी में स्वीडिश कोर्स में एडमिशन लिया, और वहाँ से जो उस वक्त का हाईएस्ट लैंग्वेज कोर्स था वो मैंने किया वहाँ से। अच्छा, ये बताइए कि स्वीडन में जॉब हासिल करने के लिए, या अपना बिजनेस करने के लिए, या एक सक्सेसफुल सिटीज़न के तौर पर रहने के लिए ज़बान का कितना का किरदार है? क्योंकि हमारे बहुत से आजकल जो लोग आ रहे हैं वो इंग्लिश जानते हैं, और वो समझते हैं कि शायद यहाँ पे मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, उनमें इंग्लिश चलती है। कई जगह पे हो सकता है स्वीडिश की इतनी ज़रूरत ना हो, लेकिन ओवरऑल आप क्या एडवाइस करेंगे इस हवाले से? जी, इंग्लिश से आप एक ख़ास सतह तक तो जा सकते हैं, उससे ऊपर नहीं। ठीक है। और बहुत लिमिटेड कंपनियां हैं जहां आप इंग्लिश से गुजारा कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे बैठे तो लोकल लोग ही हैं ना। जी जी जी। वो आपसे इंग्लिश बोलेंगे बस एक हद तक, ठीक है। उसके बाद आपको स्वीडिश आनी चाहिए। अच्छा, वो अब स्पेसिफिक मेरा क्वेश्चन, वो बहुत से लोग जिनकी पाकिस्तान में इकोनॉमिक्स में एजुकेशन है, MBA किया है, या अकाउंट्स की उनकी एजुकेशन है, वो स्वीडन आते हैं। तो ये बताइए, ये जो शोबे हैं अकाउंट्स के, या जिसमें आप बजट बनाने का शोबा है, MBA से रिलेटेड है, इनमें कितनी जो है वो ज़रूरत है स्वीडिश लैंग्वेज की, या इंग्लिश लैंग्वेज वाले को जॉब मिल सकता है इस तरह के शोबों में यहाँ पर? सर, मिल तो जाता है आपको मल्टीनेशनल कंपनियों में, लेकिन कितनी पोस्ट होती हैं वो, ये भी तो देखें ना, बड़ी हुई लिमिटेड।
मतलब कि आप 0.1% कह लें या इससे भी कम, तो इसके ऊपर आप बेस तो नहीं कर सकते ना। आपको इफ़ यू आर लकी, कुछ लोग हैं जिन्होंने किया है, लेकिन उनकी तादाद बहुत कम है। यानी उनको चाहिए कि पहले लैंग्वेज में वो अपनी महारत हासिल करें। पहले लैंग्वेज में महारत हासिल करें, जो कि पहले तो यहाँ पे फ्री थी, अब का मुझे पता नहीं है, लेकिन अभी आप इवनिंग कोर्सेज कर सकते हैं, फ्री हैं। अच्छा, आप 50 साल के दौर में मुख्तलिफ अदवार और मुख्तलिफ हालात स्वीडन के गुजरे होंगे। आजकल स्वीडन में ये सब लोग कह रहे हैं, बल्कि है भी, कि महंगाई बहुत ज़्यादा है, इन्फ्लेशन 10% से ज़्यादा ऊपर चला गया है, फराते जी। बिजली की कीमतें बहुत ज़्यादा हैं, इंटरेस्ट रेट बहुत बढ़ गया है। एक पहले भी कभी स्वीडन में इस तरह का दौर गुजरा है? सर, ये दौर हर 20-22 साल के बाद आता है। एक ये इससे पहले जो मुझे पता है 92 में आया, फिर उसके बाद 2006 में भी ये दौर आया, लेकिन वो इस बुरी तरह उसने हर्ट नहीं किया लोगों को जितना ये अब कर रहा है। अच्छा। उस वक्त महंगाई ऊपर गई थी कुछ परसेंट जी। अब तो ऑलमोस्ट 10-12-13% के करीब चली गई है। अच्छा, अब इस महंगाई के वजह से जो मतलब कम तनख्वाह याफ्ता लोग हैं या जो छोटे मुलाजिम हैं, उन पर ज़्यादा प्रेशर है। जी हाँ। और उसके बाद ज़ाहिर है उन्होंने जो यूटिलिटी बिल्स हैं वो उन्होंने पे करने, घर का किराया देना है, बिजली का बिल देना है, बाकी फ़ीस वगैरह देनी है। ये शुक्र है कि यहाँ पे एजुकेशन और हेल्थ फ्री है, तो उस पर लोगों पे प्रेशर नहीं है। तो आप किस तरह की एडवाइस कर सकते हैं उन लोगों के लिए कि वो किस तरह से वो इन हालात का सामना करें? देखिए, आपको सबसे पहले तो एक अपना बजट बनाना पड़ेगा। आप उस बजट के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें। ऊपर नीचे थोड़ा बहुत हो जाता है, लेकिन जब आप एकदम अगर छोड़ देते हैं अपने आप को बगैर बजट के, तो बहुत मुश्किल है। यहाँ पे ऐसे भी लोग हैं जिनकी तनख्वाह पहले 4 दिनों में ही ख़त्म हो जाती है। अच्छा। बिल दिए और खाने के लिए पीछे कुछ नहीं बचा। तो ये बड़ा आदमी को सोच समझ के कदम उठाने पड़ते हैं यहाँ पे। अच्छा, एक बड़ा आज के दौर में बड़ी होगी, इन्होंने क्रेडिट कार्ड्स दिए हुए हैं, लोग क्रेडिट कार्ड से ज़्यादा शॉपिंग कर लेते हैं। उस वक्त तो आदमी को एहसास होता नहीं। सर जी, कैंची लेके आओ, इस तो पहले से क्रेडिट कार्ड ना लाओ। क्रेडिट कार्ड में कैंची ना काट, कैंची ना कटो, सब तो पहले क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल नहीं कर। ना 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 ना। लेकिन बाद को ज़रूरत पड़ जाती है आदमी के, बजाय किसी से मांगने के, बंदा कहता है चलो यार इसको वक्ती ज़रूरत के तौर पर यूज़। सर जी, वक्ती ज़रूरत के तौर पे आप यूज़ तो कर लेते हैं, लेकिन वो वक्ती ज़रूरत फिर बढ़ती जाती है, वो ख़त्म कभी नहीं होती। वक्ती ज़रूरत कम करें, 5000 तक रखें, ज़्यादा ना रखें। मेरा मशवरा यह है कि कैंची का इस्तेमाल कीजिए, ये ठीक है, क्योंकि जितनी भी आप लिमिट रखेंगे वो आपकी चंद दिन में पूरी हो जाएगी। अच्छा, अब इस हवाले से कुछ प्रैक्टिकल सवाल। कुछ लोग यहाँ पे घर का जो है वो लोन लेना चाहते हैं बैंक से, और बस को उनको लोन नहीं मिलता। वो उसकी रीज़न हो सकती है कि उनके अखराजात ज़्यादा हैं, या उन पे बाकी कोई उन्होंने पर्सनल लोन वगैरह लिया। तो क्या हाल है, किस तरह से वो ले सकते हैं? सर, लोन लेने से पहले तो आप अपनी कैलकुलेशन करना कि जी आप अगर मियाँ बीवी, एक तो ये कहते हैं मियाँ बीवी दोनों काम करते हों। ठीक। जब दोनों काम करते हैं तो आपकी टेक होम इनकम क्या है। ठीक। उसमें से यहाँ पे इन्होंने कैलकुलेशन दी हुई है, एक कंज्यूमर वर्कत इदारा है जी, जिसके आप जाएँ साइट पे, तो वहाँ दिया हुआ है कि जी अगर आपके इतने बच्चे हैं, इसी उम्र के हैं, तो आपके पास कितने पैसे होने चाहिए मंथली गुजारा करने के। ठीक है। वो आप कैलकुलेट इजीली कर सकते हैं कि आपने मंथली गुजारा किया है, फिर आपने जो लोन लिया है उसके ऊपर आपने इंटरेस्ट देना है। बैंक का इंटरेस्ट अगर कुछ भी हो तो ये लोग 6-7% पे काउंट करते हैं कि जी ये हो सकता है, होना चाहिए आपके पास, ठीक है, तब वो जाके आपको लोन देते हैं बैंक वाला। इस तरह से वो लिमिट सेट करते हैं। जी हाँ। और यही चीज़ होती है, अगर किसी ने कोई पर्सनल लोन लेना, कोई चीज़ खरीदने के लिए या किसी और ज़रूरत के लिए, तो वहाँ भी ये देखते होंगे कि ये बंदा दे सकता है कि नहीं। पर्सनल लोन काफ़ी आसानी से मिल जाता है, लेकिन पर्सनल लोन जिसको आसानी दे तो देते हैं, फिर जो आदमी खुद से तंग होता है ना, वो और ही बात है। तो अगर किसी वजह से अगर आदमी इन चीज़ों पे अदायगी नहीं कर सका और उसका जो है वो रेड लाइन उस पर अगर लग गई है, तो क्या तरीका उससे निकलने का? या और बल्कि दूसरा सवाल ये कि रेड लाइन लगती कैसे है, क्या वजूहत होती है? सर, रेड लाइन लगती ऐसे है कि आपने अगर अपना कोई बिल नहीं दिया, लेट्स से कि जैसे आपने बिजली का बिल नहीं दिया, ठीक है, तो वो आपको एक अदद भेजते हैं रिमाइंडर। ठीक है। आपको रिमाइंडर आया, उसमें आपको 10 दिन मिलते हैं, बल्कि आजकल तो 6-7 दिन देते हैं, 10 भी नहीं देते। और अगर आपने उसके अंदर पे नहीं की तो आपकी बिजली काट देते हैं वो। ठीक। पहले होता था कि वो इनका सुबह ब्लॉक में जाते थे,
तो उसके बाद बिजली कटती थी, लेकिन अब वो फौरी तौर पर बिजली काट अच्छा, देते आप हैं। रिमाइंडर के बाद बिजली काट देते बिजली काट देते हैं वो। अच्छा, ठीक है। लेकिन वो जो बिल आपको आ गया है, वो वहाँ से जाता है फिर इनकासो ब्लॉक पे, ठीक है, और एक ये ऊपर उसके चार्जेस लग जाते हैं, जो डेबिट एजेंसी है, डेबिट एजेंसी है जो यहाँ ठीक की। है, उसके बाद वो जाता है कुर्मी फुकदन के पास, जो कुर्की वाला, कुर्की वाले, ये एक सरकारी महकमा है, इनके साथ पुलिस भी काम करती है। ठीक है। ये आपका घर कुर्क कर सकते हैं आके, अच्छा, इतना उनको इख्तियार होता है उनको इख्तियार है जनाब, लेकिन इससे पहले वो आपको 2 रिमाइंडर भेजते हैं, कि आप बिल दे दें। बिल देते हैं। अच्छा, जूं जूं ये बिल आगे जाता जाएगा डेबिट एजेंसी के पास, क्रोनो फुकदुन के, उस पर अजाफी फीस भी लगती जाएगी? डेबिट एजेंसी लगाती है जी 180 क्राउन आपको एक रिमाइंडर भेजने के। अच्छा, 180 उन्होंने लेनी है, उन्होंने 180 क्राउन पर लगा दिए हैं, उससे फरार नहीं है। ठीक 2 रिमाइंडर आए हैं, 360 क्राउन हो गए हैं ये। ठीक है इसके बाद वो जाता है क्रोनो फुकदन में। जी। क्रोनो फुकदन अपने लगाती है आजकल, कोई मेरा ख्याल है 500 क्राउन, रफली 500 क्राउन के करीब है, अच्छा, वो लगाते हैं, वो लगा के आपको बिल भेज देते हैं। हम्म, वो भी एक बिल आया है, आपने नहीं पेमेंट की, दूसरा आया है, उसके ऊपर एक और लग जाता है फिर रिमाइंडर फीस। तो इसका मतलब है कि अगर आप पहला बिल नहीं देंगे तो जूं ही आगे जाता जाएगा आपको ज़्यादा देने पड़ेंगे। लेकिन अगर एक पहला बिल आया है और आपके पास पैसे नहीं, तो आप फौरी तौर पर उस कंपनी से रब्ता करें, आप उनको कहें जी कि मेरे लिए इस महीने मुश्किल है, आप महीना आगे कर दें या किस्तें कर दें, ऐसा हो सकता है? बिल्कुल, ये बहुत अच्छा काम है अगर बंदा ऐसे करे, और ये बंदा करे फौरी तौर पे। जो ही बिल आए, जो ही बिल आए, आपको पता है कि अगले महीने आप नहीं दे सकेंगे इसको, आप उन्हें फ़ोन करें, जी मैं अगले महीने नहीं दे सकता, प्लीज़ इसको या तो 5 या 6 पेमेंट्स पे तकसीम कर दें, या मैं अगले महीने सारा दे दूंगा, जैसे भी आपके लिए कन्वीनियंट हो। और वो बहुत हेल्प कर देते हैं आपकी इस मामले में। लेकिन वो उस हालत में ही है कि अगर उसकी जो डेट है उसके आने से पहले आप उन्हें फ़ोन कर दें। अच्छा, अब किसी आदमी ने बिल अदा करनी है, उसके पास पैसे नहीं है, बजट से नहीं हो सकता, स्वीडन में कोई ऐसा तरीका है कि उसको कहीं से मदद मिल सके? 2 तरीके हैं, एक तो सोशल वेलफेयर है, सोशल वेलफेयर वाले जो कि आजकल बहुत सख्त हो चुके हैं। यानी जो कम्यून का अदारा है, सोशल वालों, जी हाँ, जो कौंसिल के इदारे हैं जी, वो बहुत सख्त हो चुके हैं, अच्छा, वो आपको कुछ नहीं देते। वो आपको कहते हैं जी आपका जो यहाँ पे एक है जिसे ये लोग बुजट उसको रोजी वाले बोलते हैं, आप उसके पास जाएं, वो आपको एक बजट बना के देगा, उसके मुताबिक आप ज़िंदगी गुजारें, और इसी तरह इन पैसों की भी आहिस्ता आहिस्ता पेमेंट करें साथ साथ। लेकिन ये काम बड़ा मुश्किल होता है, ठीक है, एक दफ़ा आप इस चक्कर में फंस जाएं तो फिर निकलना बहुत मुश्किल है। ठीक है, सही है। तो दूसरा आप कह रहे थे कोई और भी तरीका है इसका? और तरीका ये है कि इन्वेस्ट केस आप चर्च के पास चले जाएं, ठीक है, चर्च वाले आपकी हेल्प कर देते हैं, लेकिन वो भी बहुत लिमिटेड। वो तो देखते होंगे ना कि इनकी अपनी आमदनी अगर है तो उससे दें, अगर नहीं है तो सोशल दें। तो चर्च जो है वो प्राइवेटली मदद करता है? चर्च उस वक्त एक्टिव होता है जब आपके, सबसे पहले तो आप जाते हैं ना बजट उसको रोजीवारे के पास, उसने क्या आपको लिख के दिया है, उसके बाद जाते हैं अपनी कम्युनिटी के पास, उन्होंने क्या कहा है। जब हर तरफ से आपको ना हो जाती है तो फिर आप जाते हैं चर्च में। ठीक है, चर्च नॉर्मली आपको खाने की चीज़ें दे देता है, अच्छा, इसके आगे वो भी बहुत मुश्किल यानी है। कैश नहीं देते वो, चीज़ें बहुत बहुत कम चीज़ों से मुराद ये है कि वो आपको एक बना देंगे वाउचर कि जी आप जाके किसी भी खाने वाली दुकान से इतने पैसे का सामान खरीद सकते हैं खाने का। तो मियाँ साहब, अभी इस वक्त आप अपनी जो आपका जॉब था उससे आप ने रिटायरमेंट ली हुई है और रज़ाकाराना तौर पे आप काम कर रहे हैं। आज हम स्टॉकहोम के इस चर्च में बैठे हैं, यहाँ भी आप रज़ाकाराना तौर पे आते हैं। तो इस हवाले से बताइए कि ये आप क्या, किस तरह की खिदमात जो हैं, सर्विसेज फ्री जो है वो कम्युनिटी को दे रहे हैं, इस हवाले से? जी, फ्री ऑफ कॉस्ट है ये सारी सर्विसेज, और उसमें है कि जिस बंदे को प्रॉब्लम हो, वो अपने बिल्स ना पे कर सकता हो या उस पर रेड लाइन लग गई हो, तो उसको चाहिए कि फौरी तौर पे मेरे से कांटेक्ट करे। मेरा नंबर आपको मिल जाएगा यहाँ पे नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप फौरी तौर पे कांटेक्ट करें, और मैं टोटली जो है ना, मतलब आपकी इन्फॉर्मेशन मेरे से आगे नहीं जाएगी किसी भी तरह से। अब राजदारी में रखें। राजदारी बिल्कुल 100% रहेगी ये। और आप आएँ, फ़ोन करें मुझे, टाइम लें और आ जाएं। मैं यहीं चर्च में बैठता हूँ, और इसके अलावा मैं मस्जिद में बैठता हूँ। अगर आप मस्जिद में आना चाहें तो मस्जिद में आ जाएं, जो बड़ी मस्जिद है, बड़ी मस्जिद है शहर की। किन किन आपका क्या उसका
शेड्यूल क्या था कि अगर देखने वाले वहाँ जाना चाहें तो उन्हें बता दीजिएगा। नॉर्मली तो ये है कि मेरे साथ टेलीफोन पे टाइम बुक करके फिर आप आगे चले। ठीक है। मैं ट्यूसडेज को इस चर्च में टाइम बुक करता हूँ, ये और जो शिस्ता में हम शिस्ता जिस चर्च में हम सब बैठे जी। हैं, और वेंसडे को जो है वो मिर्जा प्लासम पे जो बड़ी मस्जिद है वहाँ उसमें पे। टाइम बुक करता हूँ। लेकिन ये सब कुछ होता है टाइम बुकिंग के बाद है। अच्छा, ये तो मतलब ये चर्च की तरफ से। अच्छा, मस्जिद वाले भी हेल्प करते हैं वहाँ पे, उनका भी कुछ है बजट? नहीं जी, मस्जिद का बजट कोई नहीं है ऐसा, वो जो कुछ मतलब एट द एंड मैं आपको चर्च से ही हेल्प लेके दे अच्छा, सकता आप हूँ। मस्जिद में भी बैठ के तो अगर मदद की जरूरत पड़ी फिर आप चर्च में ही आएंगे? जी हाँ। मस्जिद वाले कोई ऐसा उनका फंड नहीं? मस्जिद का ऐसा कोई फंड नहीं है, ना कोई वहाँ पे ऐसा सिस्टम है। अच्छा, चलो ये तो हो गया कि चर्च वाले। या तो वैसे अगर कोई बंदा थोड़े को धार मंगना है धार भी दे देंगे? डिपेंड करता है जेब च कितने पैसे हैं उसमें, कैश तो मैं रखता ही नहीं। क्योंकि ये लोग अब डायरेक्ट थोड़े को लांग मियां साहब सानू धार दियो, सानू तुझे काम च ना पाओ। सर उधार तो नहीं। अच्छा। मुझे याद है कि एक केस मेरे पास ऐसा आ गया था जहाँ के कल उसकी बिजली कटनी थी, अगर वो ना दे सके और उसके छोटे छोटे बच्चे थे, अच्छा, तो फिर वो मैंने जेब से पेमेंट कर नहीं, वो दी तो थी। माशाल्लाह आप वेलफेयर की जो बहुत से इदारों से वाबस्ता हैं, हमारे अखुवत के साथ भी आपका बहुत बड़ा रोल है। वो वुमेन जो कम्युनिटी की आप बहुत सर्विसेज देते हैं। अच्छा, इसके बाद हम ये हो गया कि ठीक है, ये इंडिविजुअल लेवल पे अगर लोगों के मसाइल हों आप उनको इस पूरी जो है वो उनकी रहनुमाई करेंगे। एक बहुत से लोग ये सवाल पूछते हैं कि हम स्वीडन में आके अपना यहाँ पे बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, आप कंपनी रजिस्टर करना चाहते हैं, उसके लिए जो खास बातें या हम नुकात हैं या थोड़ी सी रहनुमाई वो भी बताइए कैसे पॉसिबल है? कंपनी रजिस्टर करने के लिए तो कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, आप इंटरनेट पे जाके कर सकते हैं या दफ्तर में भी इनके जाके कर सकते हैं। फॉर्म लें, फिल करें, 800 850 क्राउन के करीब आजकल फीस है, वो आप देते हैं, आपकी कंपनी रजिस्टर हो जाएगी। लेकिन उसके बाद अगर आपने कोई बिज़नेस अपना शुरू करना है तो उसके लिए आपको जांचनामे लेने पड़ते हैं, डिपेंड्स कि आपका क्या बिज़नेस है। अच्छा। और आपको दिखाना पड़ता है कि आपके बैंक में 2 लाख क्राउन मौजूद है। अच्छा, कोई भी बिजनेस है? कोई भी बिजनेस आपने फॉर करना है, अगर टैक्सी की फर्म बनानी है, मतलब आपने अगर एक लिमिटेड फर्म रजिस्टर करानी है ना, ठीक है तो उसके लिए आपको 2 लाख क्राउन अकाउंट में होना चाहिए। ठीक है ठीक है। ये जो लिमिटेड कंपनी जो तो limited। दूसरी होती है पर्सनल कंपनी। पर्सनल कंपनी तो आप रजिस्टर करा के जो भी करना चाहें कर रहे हैं, लेकिन ये छोटे मोटे काम हो सकते हैं। अच्छा। इसमें फिर आपको आगे जाके टैक्स में प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। और फिर जब आप कंपनी रजिस्टर करवाएंगे साल के बाद जब आपने वो पूरा अकाउंट्स देने तो आपको किसी एक्सपर्ट की ज़रूरत भी पड़ेगी? बिल्कुल, आपको एक अकाउंटेंट की ज़रूरत पड़ेगी आपने जब अपनी डिक्लेरेशन देनी है। जी। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये इस तरह से यानी पॉसिबल है। अच्छा मियाँ साहब, अब फिर वापस आपके लंबे सफ़र की तरफ चलते हैं। एक निसफ सदी का सफ़र आपने यहाँ पे स्वीडन में गुजारा जी है। हाँ। ये पल दो पल की बात नहीं, ये निसफ सदी का किस्सा है। उस दौर में जब आप आए 74 में स्वीडन, तो कुछ ख्वाब लेके आए होंगे, कुछ आपकी मनसूबाबंदी होगी लाइफ की। 50 साल बाद कहाँ देखते हैं उन ख्वाबों को? कितने पूरे हुए, कितने नहीं हुए, क्या तब्दीलियाँ? और जी 50 साल बाद अगर मैं देखूँ तो मुझे तो सिर्फ लॉस नज़र आता है, इस लिहाज से कि इतना वक्त माँ बाप से, बहन भाइयों से दूर गुजारा, ये बहुत बड़ा लॉस है। उस वक्त जब उनको मेरी ज़रूरत थी, मेरे वालिद की चूँकि मेरे बचपन में डेथ हो गई थी, जी तो मैं ही घर में सबसे बड़ा था, तो मुझे ये कदम उठाना पड़ा जी उनको सपोर्ट करने के लिए। जी। तो बच्चे जो मेरे हाथों जवान हुए, मेरे पास नहीं थे, पीछे उन्होंने कैसा वक्त गुजारा, वहाँ पे क्या क्या मुश्किलात आई, तो ये सब ये जारी इसका है। अच्छा, उस दौर में जो मैं कई लोगों से मिला हूँ, अक्सर लोगों का ये ख्वाहिश होती थी कि हम यहाँ यूरोप में आए हैं, हम 10-15 साल रहेंगे, यहाँ से खूब हम पैसा इकट्ठा करेंगे, और अक्सर की ख्वाहिश थी कि हमने वापस जाना है और वहाँ पे जाके अपने सेटल होना है, बिजनेस करना है। क्या आपका भी ये ख्याल था जब आप आए थे? तो ये हर बंदे की ख्वाहिश होती है, हर पाकिस्तानियों की ज़्यादा होती है। अच्छा। हाँ, मेरी भी थी और मैंने इस पर अमल किया। ठीक है। आई मूव टू पाकिस्तान इन 1992। अच्छा, तकरीबन 18 साल के बाद? 18 साल के बाद मैं वापस चला गया। अच्छा। मैं 18 साल यहाँ से, एक तो होता ना, यहाँ तो आप एक अमाउंट लेके जाते हैं, मैं अमाउंट ही लेके गया था, मैं एजुकेशन लेके गया था। स्किल्स लेके गए? Skills अच्छा, लेके ये थे। बहुत डिफरेंट है, क्योंकि अक्सर लोग तो होते हैं कि यहाँ से पैसे लेके जाके वहाँ बिजनेस करें, तो आपने यहाँ से स्किल्स लेके, जी हाँ। और आपका ख्याल था कि आप वहाँ सेटल हो जाएंगे पाकिस्तान दोबारा? बिल्कुल सर, और जाएंगे स्वीडन? मैं हो गया था। कितने साल रहे पाकिस्तान? मैं कुछ 4.5 साल मैंने पाकिस्तान में गुजारे। तो आपने यानी यहाँ भी जॉब, इस सोसाइटी में भी रहे, पाकिस्तान भी रहे, क्या फ़र्क दोनों में आपको
देखिए जनरली एक मैं आपको फ़र्क बताऊं, जो वहाँ वो मेरा जो इलेक्ट्रिशियन था उसने मेरे से इस बात पे बहस की। जी। जब मैं घर बनवा रहा था तो आया, उसने कहा मियाँ साहब आप तुझे वापस चले जाओगे, डॉलर मुक जाएंगे। अच्छा, उसने कहा। हाँ, मैं क्या यार मैं तो डॉलर पे बेस करके आया ही नहीं हूँ। कहते नहीं फिर भी तो 8 दिन नहीं लगना। अच्छा। मैं कहूँ क्यों? कहते देखें बात यह है कि स्वीडन में जो बंदा मेरे से बात करता है उसको मैं सच समझता हूँ। पाकिस्तान और मैं जिससे बात करता हूँ वो भी उसको सच समझता है। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। पाकिस्तान में वो होता है जी आप झूठ बोल रहे हैं अनलेस प्रूवन कि आप सच बोल रहे हैं। ठीक है। तो ये बहुत बड़ा फ़र्क है और इससे मैंने काफ़ी नुकसान उठाया पाकिस्तान में। तो 4 साल के बाद या 4.5 साल के बाद दोबारा स्वीडन आने का जो फैसला था वो भी तो काफ़ी मुश्किल होगा, तो वो क्यों किया फैसला आपने? जी इसमें एक बात मैं आपको बता दूं कि इसमें इकोनॉमी का दखल नहीं था। अच्छा, इकोनॉमी का कोई दखल? इकोनॉमी का कोई दखल नहीं था। मैंने बड़ी बड़ी अच्छी जॉब की है वहाँ पे। इवन मैंने सेगल्स के साथ जॉब की है एज ए डिप्टी अकाउंट मैनेजर। जी। बड़ी अच्छी तनख्वाह रही है, बड़ी फैसिलिटीज रही हैं मुझे। लेकिन उस मुआशरे में सेट होना, ये एक्चुअली ये फैसला मेरी बीवी का था, मेरा नहीं था वापस आने का। अच्छा। क्योंकि उस मुआशरे में औरत के लिए बड़ी मुश्किल है। और औरत भी हो जो यहाँ इतना साल गुजार गई हो, एजुकेशन भी उसके पास हो, स्किल्स भी हों, और वहाँ पे कोई कदर नहीं हो। मुझे हैरत होती थी कि एक स्कूल में उसने टीचर की जॉब कर ली तो जो उसको तनख्वाह दे रहे थे उससे ज़्यादा मैं हमारे जो घर में काम करती थी उसको मैं देता था। अच्छा। ये इतने बुरे हालात। इंशाल्लाह भाभी का तो इंटरव्यू हम तफसीली करेंगे, उनसे भी बहुत सी ऐसी बातें पूछने वाले होंगे। उनका एजुकेशन में, सोशल वर्क में, बहुत सी चीज़ों पे उनका बहुत बड़ा काम है। लेकिन वही उस तरफ आते हैं कि जब आपने फिर जब डिसीजन लिया तो वो इतना आसान नहीं था कि आप दोबारा पाकिस्तान को छोड़ रहे हैं एक तरह से मुस्तकिलन। जी डिसीजन तो आसान नहीं था, लेकिन दिमाग ख़राब वाली बात है कि हमने ओवरनाइट डिसीजन लिया था कि बस मैं कल वापस जा रहा हूँ, आप लोग ठहरो, मैं वापस जाके आपको महीने 1.5 महीने तक बुला लूँगा। अच्छा, अब ख्वाहिश नहीं होती कि अब दोबारा पाकिस्तान जाने की? मुस्तकिलन मतलब वैसे तो आदमी विजिटर के तौर पर जाता है, कभी आपने सोचा कि अपनी ज़िंदगी का? नहीं सर, मुश्किल नहीं। अब बच्चे यहाँ पे हैं, सब इधर हैं, बच्चे बड़े हो गए हैं, उनके भी बच्चे हो गए। एक्चुअली तो हमारा सेटअप वो है ना, बच्चों के बच्चे जो हैं। तो आप इस सोसाइटी से यहाँ मतलब यहाँ के सिटीज़न के तौर पे आप यहाँ अपने आप को मुतमईन महसूस करते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। अच्छा, हर सोसाइटी में अच्छी बुरी चीज़ें होती हैं? बिल्कुल होती हैं सर। पाकिस्तानी सोसाइटी में भी बहुत अच्छी चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा हैं। हमारे मेहमानबाजी, लोगों से मिलना जुलना, ऐसी चीज़ें भी बिल्कुल। जो प्यार हम लोगों में है वो यहाँ नहीं है। वो यहाँ नहीं है। इनकी सोसाइटी में बहुत अच्छी चीज़ें भी हैं, जैसे आप कहते हैं झूठ नहीं बोलते, बदअखलाक़ी नहीं करते, किसी को नुकसान नहीं देते। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें भी होंगी कि जिनमें आप समझते हैं कि ये स्वीडन सोसाइटी की जो है वो तारीख पहलू हैं, अच्छे नहीं है, वो कौन से हैं आपके ख्याल में? सारे तारीख पहलू तो यहाँ पे ये हैं कि अब मैं अपने बच्चों की बात नहीं कर रहा, बच्चे बड़ों की इज्जत नहीं करते ना, जब वो बूढ़े होते हैं उनका ख्याल नहीं करते, उनको ओल्ड होम्स में भेज देते हैं। उसके बाद उनको पूछने वाला कोई नहीं होता कि जी बच्चे कब आएंगे, कि जी क्रिसमस पे आएंगे मिलने के लिए। और मैंने काम किया उनके साथ और रोना निकलता था। लेकिन ओवरऑल जो स्वीडिश सोसाइटी है या यहाँ का जो निज़ाम है, एक हम चलो अब इसको हम थोड़ा सा अपने मज़हब के लिहाज से भी देखते हैं। एक मुसलमान के तौर पे कुछ हमें यहाँ पे ऐसी प्रॉब्लम्स हैं ऐसे रहने में स्वीडन में? इसका जवाब मैं तो दूंगा नहीं, क्योंकि ये मुआशरा आपको फुल्ली सपोर्ट करता है कि आपको मजहबी आज़ादी है। ठीक है, कुछ मुश्किलें आ सकती हैं, जैसे रोज़े बाज़ बड़े लंबे लंबे भी आए हैं, नमाज़ों के टाइम्स ही ऐसे ऊपर नीचे आ जाते हैं। लेकिन आपको सरकारी तौर पे कोई यहाँ पे बंदिश नहीं है कि आप एक अच्छी मुस्लिम ज़िंदगी गुजार सकते हैं। अच्छा, बहुत से हमारे जो पाकिस्तानी हैं स्पेशली, वो यहाँ पे आके पाकिस्तान की सियासत से भी उनको बड़ी दिलचस्पी होती है। यहाँ पाकिस्तानी सियासी जमातें भी बहुत सी हैं। आप कभी किसी पाकिस्तानी सियासी जमात का हिस्सा रहे हैं? नहीं जी, मेरी कोशिश होती है कि मैं सियासत से अवॉइड ही करूँ, क्योंकि वहाँ अपनी प्रॉब्लम है जिनका हमें इल्म भी नहीं होता। नहीं, ठीक है। और यहाँ के अपने मसाइल, यहाँ के अपने मसाइल हैं। तो अच्छा, ये आपका जो तकरीबन 50 साल का अरसा है स्वीडन में, इसमें बड़े बड़े वाक़यात हुए होंगे, कोई बड़ी दिलचस्प बातें हुई होंगी। उनमें से कुछ ऐसे वाक़यात आप शेयर करें जो हमारे नाजरीन के लिए जो है वो बड़े सुनने में उनको दिलचस्प लगे। सर, एक वाक़या तो आपके साथ शेयर करता हूँ जिसको कहते हैं सर मुंडाते ही औले पड़े। अच्छा। जिस वक्त मैं स्वीडन एंटर हुआ ना जी,
तो उस वक्त कोपेनहेगन से फोक्टर आया था अच्छा, F-22, ठीक। तो मैं भी उसमें आ गया। सीढ़ी से उतरा हूँ, मैंने दूर खड़े देखा, मेरे मामू खड़े हैं, मैंने उनको हाथ हिलाया, मुझे उन्होंने हाथ नहीं लाया आगे से। ठीक है। अच्छा, मैं इमिग्रेशन में आया तो इमिग्रेशन ने मेरे से पूछा, भाई आप क्यों आए हैं? उस ज़माने में क्योंकि यहाँ से मुझे लेटर गया हुआ था एक कंपनी का कि मैं एज ए स्टूडेंट 3 महीने काम कर सकता हूँ। आपकी एज कितनी थी उस वक्त? 17.5 साल। अच्छा, अभी 18 नहीं हुए? अभी 18 नहीं हुए थे। तो उन्हें मैंने कहा, मैं कहा जी ये मेरे पास लेटर है। तो मैं आया, उन्होंने कहा जी आप साबित करेंगे आप स्टूडेंट हैं? मैं कही नो प्रॉब्लम, मैं मेरे पास आईडी कार्ड है अपने कॉलेज का, लेकिन वो मेरे बैग के अंदर है। इमिग्रेशन ने मुझे बंदा साथ दिया कि जी आप जाके अपना सामान पिक करें, आप सामान तो बाद में आता है। हाँ। जब सामान आया, मैंने सामान खोला, सबसे नीचे के जाके ढूंढा आईडी कार्ड, इतना तो आईडी कार्ड होता था कॉलेज का, निकाला। इस सारे में काफ़ी टाइम लग गया। ठीक। निकाल के मैंने उनको दिखाया, उन्होंने स्टैंप लगाई कि जी ठीक है आप जाएं। ठीक। अब मुझे चूंकि इतनी देर लग गई और मामू ने मुझे उतरते भी नहीं देखा था, तो एयरपोर्ट से वापस चले गए घर। और फोन वगैरह उस जमाने में होते नहीं थे? फोन होते नहीं थे। ठीक है। अच्छा, मैं आया था लुफ्थांसा पे। अच्छा। मैं लुफ्थांसा के ऑफिस चला गया, मैं कहा भाई मेरे साथ ये हुआ है। उन्होंने कहा तेरे पास नंबर, टेलीफोन नंबर है अपने मामू का? मैं कहा जी नहीं। अच्छा, उनका नाम क्या है? तो हमारे यहाँ ना नॉर्मली फर्स्ट नेम से बुलाते हैं, सर नेम से नहीं बुलाते। एग्जैक्टली। मैंने फर्स्ट नेम बता दिया उसको। उसने टेलीफोन डायरेक्टरी खोलनी शुरू की थी, इस नाम से तो कोई बंदा नहीं है। अब कैन यू इमेजिन कि मुझे सर नेम भी नहीं आता था उनका। हमने कभी यूज नहीं किया। इस पे इंशाल्लाह एक वीडियो में बनाऊंगा कि हमारे लोग जो है वो नाम बड़े गलत रखते हैं जब इंटरनेशनली उन्होंने आना हो। जी। खैर, वो उसने कहा जी कुछ नाम का दूसरा हिस्सा बताओ। सोचते सोचते मेरे जहन में आ गया, मैं कि जी उनका ये दूसरा नाम है, मैं नाम नहीं लूँगा। हाँ जी, ठीक। तो उसने तलाश किया, टेलीफोन नंबर मिल गया उसका। वो मिल गया। अच्छा, ठीक। अब वो रहते थे कि यहाँ से स्टॉकहोम सिटी और उससे भी उतना ही परली तरफ। अच्छा। उसने फ़ोन किया, तो अब जहाँ से जाने में घंटा तो उनको लगता ही है। उसने मुझे कहा तो ऐसे करो, वेट करो बाहर, तो हमको आधे घंटे बाद दोबारा ट्राई करेंगे, तब तक वो पहुँच गया होंगे घर। मैं कहा जी ठीक है। आधे घंटे बाद दोबारा आया, उसने फ़ोन किया, वो आगे से मामू ने उठा लिया, मेरे से बात हो गई, भाई तू कितने? मैं कहा जी मेरे साथ ये हुआ है। कहते हैं ठीक है, तो ऐसा करो कि वहाँ से बसें चलती हैं जो सेंट्रल स्टेशन ले आती हैं। हाँ। आप सेंट्रल स्टेशन आ जाएं, हम इधर से आ जाते हैं, तो आपको सेंट्रल स्टेशन पिक कर लेंगे। ठीक। मैं जनाब उस वक्त नया नया कॉलेज से आया था, फुल ऑफ कॉन्फिडेंस। मैं कहा जी नो प्रॉब्लम। अच्छा। जी। ठीक है जी, बैठ जाता हूँ बस पे। हाँ। मैं कहा जी नहीं, कहते ठीक है हम जहाँ से निकल रहे हैं आप भी उतनी देर में पहुँच जाएंगे। सही। जनाब मैंने टेलीफोन बंद किया तो मैंने लड़की को बताया। वो कहती है भाई बात यह है कि यहाँ से तो बस उस वक्त चलती है जब फ्लाइट आती है, क्योंकि वो ज़माने से स्टॉकहोम में कभी कभी फ्लाइट आती थी। अच्छा, ज़ाहिर है, आज का दौर तो नहीं था कि फ्रीक्वेंट बसेज हों। और मुझे लैंड किए 2.5 घंटे गुजर चुके हुए थे। अच्छा। वाह। मैं खैर बाहर आ गया, कोई बस नहीं, कुछ नहीं। मैं फिर उसके पास वापस गया। कहती है अच्छा हम फ़ोन करते हैं आपके मामू को दोबारा। उन्होंने दोबारा मामू को फ़ोन किया, मामू घर से निकल पड़े हुए थे। मोबाइल फ़ोन होते नहीं थे उस ज़माने में। अच्छा, वो आ गए सेंट्रल स्टेशन, वहाँ मेरा वेट करते रहे। वो काफ़ी देर वेट करके वो वापस चले गया। मामू को भी गुस्सा आया होगा। छोड़ गया। अच्छा, फिर मैं कोई 1.5 घंटे बाद उसके वापस गया लड़की का। मैं कहा भाई फ़ोन दोबारा करवा दे। उसने फ़ोन किया, मामू ने उठाया। मामू ने फिर वहाँ से कहा कि जिन्ना पैरों से खलोता है उन्होंने तो खलोता रहे, हिल ही ना होते। अच्छा। फिर वो वहाँ से चल के दोबारा यहाँ आए। इस सब वाक्य पे कोई मेरे 5-1 घंटे लगे एयरपोर्ट के ऊपर लगे। पहला दिन है और मेरा पहला दिन है, मैं घर से जिंदगी में पहली दफा निकला हूँ। पहली दफा मतलब वो फ्लाई किया और पहली दफा मतलब ज़ाहिर यूरोप आया। वो बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। क्या मजा आ गया मुझे जो मेरी कफ्ताइयाँ उड़ी ना उस वक्त। वाकई बहुत ज़बरदस्त जो है वो वाकई। अच्छा, आप ये जो हमारे बहुत से लोग यहाँ पे नए आने वाले हैं, ये जो लोग इवन यहाँ भी रह रहे हैं, क्या उनको कोई आप एडवाइस करेंगे, कोई मैसेज को आप उनके लिए कोई रहनुमा असूल? असूल तो यह है कि आप यहाँ अगर आते हैं तो
जॉब लेके आए हैं, उसके बगैर नहीं। क्या मैंने बहुत सारे लोग मुझे ऐसे मिले हैं जो स्पेन वगैरह से आते हैं, जिनको किसी ने मिसगाइड किया है जी यहाँ पे सोशल वेलफेयर बड़ी अच्छी मिलती है। तो सोशल वेलफेयर मिल जाएगी अगर तो ज़िंदगी ख़राब कर देती है आपकी, आपके बच्चों की। उससे आप जिंदा तो नहीं रह सकते उन रोटी पैसों पानी के पे लगा देंगे, ऊपर। रोटी पानी भी मुश्किल से ही चलता है उन पैसों में। तो यानी खूब देखभाल के वो लोग आए। आए जरूर, लेकिन जॉब लेके आए। अच्छा, आपकी जो हॉबी है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है कि फ़ोटोग्राफी का आपको शौक़ है, और माशाल्लाह मैंने देखा कि मियाँ साहब ने अपनी बड़ी खूबसूरत कलेक्शन फ़ोटोग्राफी की रखी है, बल्कि उनको एक किताबी सूरत में भी उन्होंने वो जनाब बनाया हुआ है। वो कभी मौका मिला तो हम इस पर भी बात करेंगे। ये फ़ोटोग्राफी का शौक़ आपको कैसे हुआ? अरे मुझे जब पहला कैमरा मेरे मामू ने यहाँ से ला के दिया, मेरी उम्र 9 साल थी उस वक्त। अच्छा, यानी आपकी ज़िंदगी में आपके मामू का बहुत रोल है। ओ यस, मेरे फादर की डेथ तो बचपन में हो गई थी। हाँ, ठीक है। तो बस उसके बाद चल रहा है। मैंने काफ़ी पढ़ा भी है, हमारी यूनिवर्सिटी में कोर्सेज थे, मैंने वो भी किए हैं फोटोग्राफी के। अच्छा। हाँ जी, अभी भी जो यूट्यूब पे बहुत सारे लेक्चर हैं, मैं स्टिल सुनता रहता हूँ। अच्छा, फोटोग्राफी बदल गई है जैसे हालात। पहले देखे बड़े कैमरे और महंगे कैमरे, आज सारा कुछ समूह के स्मार्टफोन में आ गया है। तो एज ए एक मतलब उस प्रोफेशनल के तौर पे आप किस तरह से देखते हैं इस फ़र्क को? देखिए, पहले तो ये था कि 36 तस्वीरों की फिल्म डलती थी कैमरे में, तो हर तस्वीर को सोच के उतारना पड़ता था भाई। इस पर डेवलपिंग की कॉस्ट भी और प्रिंटिंग की कॉस्ट भी आनी है। और हम जब छोटे थे उस वक्त इतने पैसे तो थे नहीं। ठीक है। अब ये है कि खैर डिजिटल कैमरे में और टेलीफोन में बहुत फ़र्क है। ठीक है। आप जैसे कंपोज कर सकते हैं ना डिजिटल कैमरे के अंदर, और जो जो पॉसिबिलिटी उसमें है वो टेलीफोन में नहीं है। ठीक है, सही है। इवन आप नया टेलीफोन भी ले लें तो उसमें भी नहीं है। हालांकि ये कहते हैं जितने पता नहीं मेगा पिक्सल ये वो मेगा पिक्सल बड़ी माइनर चीज़ है। अच्छा। वो आपकी किसी काम की नहीं है होती नॉर्मली। ठीक है। आपके 4, 5, 8 मेगा पिक्सल बहुत होते हैं फोटोग्राफी के लिए, अनलेस कि आपने मीटर बाई मीटर साइज पे करानी हो इनलार्जमेंट, तो फिर आपको ज़रूरत पड़ती है, अदरवाइज काफ़ी होते हैं मेगा पिक्सल। तो यानी स्टिल आप समझते हैं कि अगर किसी ने मतलब सही फोटोग्राफी करनी है तो उसको डिजिटल फोटोग्राफी करनी चाहिए। ये मोबाइल फ़ोन जो है बस वक्ती समझें कि ज़रूरत के तहत है। हाँ, अगर आपको किसी वक्त कैमरा अवेलेबल नहीं है तो मोबाइल से उनसे तस्वीर ज़रूर लें, लेकिन कौन तो मैं उसको तस्वीर नहीं कहता। तो फोटोग्राफी के लिए आप स्पेशल कुछ वक्त निकालते हैं जिसके लिए आप जाके बड़े कुदरती मनाजर के आपने बड़ी बड़ी खूबसूरत तस्वीर जो हैं वो आपने मंजर कशी की है। ये बहुत सी कुछ स्लाइड्स की सूरत में हम आपको दिखा भी रहे हैं। तो क्या इसके लिए किस तरह से आप मैनेज करते हैं सारा वक्त? सब चूँकि अल्लाह के फजल से पेंशन है, काम पे जाना नहीं होता, तो सुबह नमाज पढ़ के सुबह की कैमरा गले में डालते हैं और निकल जाते हैं। तो पहले से कोई आप बनाते हैं डेस्टिनेशन जहाँ पे आपने जाना होता है? नहीं, उस तरह ही मैं आता हूँ कि नॉर्मली बता रहा हूँ, सुबह निकलते हैं तो फिर वॉक पे आप कभी शुमाल चलेगा, कभी जनूब चलेगा, कभी मगरिब चलेगा। जितनी आपने 5-7 किलोमीटर वॉक करनी है उसके दौरान आपको 2, 4, 5 तस्वीरें मिल जाती हैं। इसके अलावा कुछ दोस्तों के साथ रबते हैं, उनके साथ बाकायदा प्रोग्राम बनाते हैं, जी आज फ़लाँ जगह जाएँ, आज फ़लाँ जगह जाएँ। हम महीने में 2-3 दफ़ा ऐसे दोस्तों के साथ निकल जाते हैं। अच्छा, कौन से मनाजर जो हैं वो आपको ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं? मतलब सूरज के ग़ुरूब होने का मंज़र, झील का मंज़र, पहाड़ों का सब्ज़ार, फूलों का, या मतलब वाइल्ड लाइफ, किस पे आपकी ज़्यादा जो है वो तवज्जो होती है? सर मेरा ज़्यादा शौक़ नेचर फोटोग्राफी का ही है। ठीक है। इसमें एक आसानी रहती है, वो ये कि नेचर मूव नहीं करती। जो जानवरों की जो फोटोग्राफी लेते हैं ना वो बड़ा मुश्किल काम है, वो तो मूव करते रहते हैं ना आगे से। क्या खूबसूरत बात की है ना। नेचर क्योंकि मूव नहीं करती, आप अगर एक तस्वीर उतारते हैं उसमें मेरे ख्याल के मुताबिक आपको कोई एक सही तस्वीर लेने के लिए 3 दफ़ा उस जगह जाना पड़ता है। अब फर्स्ट टाइम उतारते हैं, आपको आके उसको देखते हैं, ये अगर ऐसे होती तो ज़्यादा बेहतर होता। फिर आप दोबारा जमा जाते हैं, फिर आप उतारते हैं, फिर आप घर आके उसको देखते हैं, फिर आपको नज़र आता है, सही पता चलता है बड़ी स्क्रीन के ऊपर। आप उसको देखते हैं, फिर आपको नज़र आता है नहीं यार इसका एंगल थोड़ा सा अगर डिफरेंट होता तो ज़्यादा बेहतर होती। फिर आप थर्ड टाइम जाते हैं, फिर भी 100% सेटिस्फैक्शन नहीं होती, लेकिन वो बेहतर रहता है। अच्छा, वैसे ये तो इस पर ये काफ़ी लंबा मौजू है, शायद किसी वक्त हम इस पर भी पूरी बात करें।
मोटे मोटे असूल एक फोटोग्राफी के, जो एक आम आदमी जो है वो फ़ोटो लेना चाहता है, तो उसमें किन चीज़ों पे आप एडवाइस करेंगे? मतलब रोशनी को, फोकस को, या जैसे आप फ्रेम को, तो इस हवाले से बताइए आप। सर नंबर एक तो आप फोकस लेने, अगर आपकी तस्वीर में फोकस नहीं है तो कोई देखेगा ही नहीं। ठीक है, रोशनी का अच्छा होना ज़रूरी है, ठीक। लेकिन अब चूंकि कैमरे इतने एडवांस आ गए हैं तो वो ज़रा सी ख़राब रोशनी भी चल जाती है, लेकिन उसमें फिर वो जो कहते हैं ना, उसके अंदर वो बोलती नहीं है तस्वीर फिर। ठीक है, सही है। अच्छी तस्वीर के लिए आपको बहुत ज़रूरी है अच्छी लाइटिंग हो। लाइटिंग बहुत ज़रूरी है। लाइटिंग बहुत ज़रूरी है। फिर आपको दो कलर जो चलते हैं ना ज़्यादातर किसी तस्वीर को मेरे ख्याल में अच्छा करने के लिए, एक आसमान का रंग और एक पानी का रंग। अच्छा, ये दोनों अच्छे इंपॉर्टेंट, ये दोनों खूबसूरत लगते हैं तस्वीर और के फिर अंदर। आपको स्टैंड पे ज़्यादा बेहतर तस्वीर ली जा सकती है हाथ की निस्बत। बिल्कुल सही बात है आपकी, अगर स्टैंड हो। आ जाती होगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपने अपनी जो तस्वीर ली हैं, ये तो हज़ारों की तादाद में होंगी, कभी आपने सोचा कि इनकी कोई एग्जीबिशन हो, या आप इसको आवाम के लिए अपना जो है फ़न है उनको दिखा सकें? सर सोचा था, एक एग्जीबिशन हॉल से टाइम भी लिया था, उन्हीं दिनों कोविड का अटैक हो गया यहाँ पे, अच्छा 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 अच्छा। तो वो कैंसिल कर दिया। उसके बाद अब फिर सोच रहे हैं कि दोबारा कहीं टाइम लिया जाए और कि एग्जीबिशन की जाए। बहुत शुक्रिया मियाँ साहब, Thank you very much, sir. बहुत खूबसूरत बातें आपने की हैं। मुझे उम्मीद है कि हमारे जो नाजरीन हैं उनको आज की जो मियाँ ज़ीशान साहब से गुफ्तगू है वो बहुत पसंद आई होगी, और अगर वो उनसे रब्ता करना चाहें तो ये इनका मैं कॉन्टैक्ट डिटेल्स जो हैं वो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। ये यहाँ स्टॉकहोम में ही होते हैं। तो अपनी राय का ज़रूर इजहार कीजिए कि आज की गुफ्तगू आपको कैसी लगी। इसमें अगर कुछ सवालात आप भी करना चाहें तो आप मुझे भिजवा सकते हैं कमेंट बॉक्स में। दोबारा मियाँ साहब से मिलके हम उन सवालात को जो है वो आप तक उनके जवाब पहुँचाएँगे, और अपनी राय से हमेशा की तरह आगाह करते रहिए। इंशाल्लाह किसी और शख्सियत से बहुत जल्द आपकी मुलाकात करवाएंगे। आपका बहुत शुक्रिया, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। कितना टाइम लगे? टाइम से पता नहीं कितना लगा, जोर तो टाइम हो गया। सही है, देखो वन टेक तो बड़ा अच्छा है। हाँ, मसला और मेरा ख्याल है एडिटिंग की आवाज़ की कोई ज़रूरत नहीं पैनी, मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि बहुत ज़बरदस्त ना। थैंक यू वेरी मच।